हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं हर दिन 10 सवाल का एपिसोड नंबर 2, जो कि यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें जो 10 सवाल शामिल किए जाते हैं ये द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स का टॉपिक निकाल कर वहां से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए उस उनके साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने 10 सवाल के इस सेशन को। पहला सवाल है हमारे सामने, हिप्पोकैम्पस क्षेत्र। हिप्पोकैम्पस क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है हिप्पोकैम्पस क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह मस्तिष्क की त्वरित पहुंच वाली स्मृति है। और दूसरा स्टेटमेंट है, जब आप कुछ नया सीखते हैं तो विवरण या फाइल यानी कि जो हम सीखते हैं वो हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में संग्रहित हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए और फिर आप आंसर को मिलाइए कि आपका आंसर कहाँ सही हो रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते समय ये स्टेटमेंट को जरूर ध्यान दीजिए कि वो क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या फिर सही नहीं पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी, न तो एक ना ही दो। हिप्पोकैम्पस क्षेत्र मस्तिष्क से संबंधित है, और हम जब कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस क्षेत्र ही एक्टिव होता है नया सीखने के क्रम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमारी पहुंच हिप्पोकैम्पस क्षेत्र तक ही होती है हमारे मस्तिष्क में, और ये जो हम कुछ नया सीखते हैं वो हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में संग्रहित हो जाता है। और जब हम आराम करते हैं तो ये हिप्पोकैम्पस क्षेत्र से होते हुए जो सीखा गया चीज है वो कहाँ तक पहुंचता है? वो पहुंचता है कॉर्टेक्स तक। तो ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ये सभी हिप्पोकैम्पस शरीर का किस अंग है, या मानव शरीर का कौन सा अंग है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, जब कुछ सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस क्षेत्र ही एक्टिव रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी कि दोनों कथन इसमें से सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, सुपर बग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह एक जीवाणु प्रजाति है जो एंटीबायोटिक के संपर्क में आने के बाद प्रतिरोधी बन जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इनका इलाज सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं की उच्च खुराक से आसानी से किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। देखिए, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है, अगर कोई ऐसा जीवाणु है जो किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस को उत्पन्न कर लेता है तो उसे सुपर बग कहा जाता है। और ऐसे में ध्यान रखना होता है कि सुपर बग जो है वो एक से अधिक एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अगर आपका किसी प्रकार का आपके तबीयत में खराबी आती है और फिर आप उसको ठीक करने के लिए कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और लगातार आप अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक समय हो जाने के बाद क्या होता है कि वो दवा आपके शरीर पर बेअसर हो जाता है, आपके शरीर पे प्रभाव करना वो कम कर देता है। तो वो कम इसलिए कर देता है क्योंकि आपके शरीर में उस जीवाणु को खत्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक दिया जाना था वो इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई, इतना ज्यादा मात्रा में ले लिया गया आपके द्वारा कि वो जीवाणु जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है। अब उसे उस एंटीबायोटिक से कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, एंटी बायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो सुपर बग के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अभी इसी को बताया है ना। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, इनका इलाज सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं की उच्च खुराक से नहीं, उच्च खुराक से नहीं, इसके लिए फिर एक अलग आपको अलग तरीके का वो करना होता है,
दवा लेना होता है या फिर कुछ दूसरा तरीका ढूँढना होता है, क्योंकि आप एंटीबायोटिक को बढ़ाते चले जाएँगे, तो उससे इलाज नहीं होता है, वो फिर आपको ही नुकसान पहुँचाता है ना? तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। केवल पहला कथन सही है, उच्च खुराक से सुपर बग का इलाज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सुपर बग किसे कहते हैं, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है हमारे सामने, भारत के चंद्रयान 2 मिशन पर लगे निम्नलिखित में से किस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन नामक एक प्रमुख सौर घटना के दौरान चंद्रमा के बहिर्मंडल या उसके अत्यंत पतले वायुमंडल में अणुओं के घनत्व में वृद्धि की पुष्टि की है? ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत लंबा है, पर आपसे सीधा-सीधा इस उपकरण का नाम पूछ रहा है, ठीक है? कि कोरोनल मास इजेक्शन से संबंधित अम, एक रिकॉर्ड को कैप्चर किया है, और वो किया है किस उपकरण ने? चंद्रयान 2 पर लगा हुआ उपकरण है, आपके सामने ये क्लियर कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि वो जो उपकरण है, उस उपकरण का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस वगैरह में तो ये बहुत अच्छा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है सौर एक्स-रे मॉनिटर, टेरेन मैपिंग कैमरा 2, दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार, है ना? और चंद्र का वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर 2, जिसे चेस भी कहते हैं, है ना? तो ये सभी नाम को याद रखना है, और अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सा उपकरण है जो कोरोनल मास इजेक्शन से संबंधित रिकॉर्ड को कैप्चर किया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना? चेस, है ना? चेस जो है ये तैयार किया है। चंद्र का वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर 2 क्या है कि चेस का फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे सवाल बनाया जा सकता है। किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में है और साइंस एंड टेक का पोर्शन है। चंद्रयान 2 मिशन ऐसे ही बहुत चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि आपसे कुछ और तरीके से सवाल पूछ लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चंद्रयान 2 मिशन से संबंधित एक विस्तृत वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पर ये तभी होगा जब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। SWAS, स्टार और सफल, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ये तो बहुत ईज़ी है, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स को श्वास, स्टार और सफल कहते हैं। आपको पता होगा दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने के कारण क्या हुआ है कि ग्रीन क्रैकर्स एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गाइडलाइन जारी किया था कि आप ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं, पर दिल्ली के लोगों ने क्या किया कि ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में जो पारंपरिक ये होते हैं क्रैकर्स, उसे जला दिया, जिसके कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें दिल्ली का दम घोंटू वायु के बारे में बता के और फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आप ज़रूर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बनाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले क्वेश्चन सेशन में आपसे एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देने को कहा गया था। अगर आप प्रश्न को देखते हैं, अगर आप हमारे सेशन को देखते हैं, उसके बाद जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप अटेंड करें, और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हैं, तो ये एंड ऑफ द डे जाके आपको ही नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि आप सेशन को देख तो रहे हैं, पर उसे अटेंड नहीं कर रहे हैं। अटेंड करने से क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी में जो चीज़ें हैं, वो आप और पुख्ता हो जाती हैं। इसलिए जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसे अटेंड ज़रूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम मुद्दे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बता दें, ऑनलाइन जो ये सर्विस प्रदान करती है अमेज़न वेब सर्विस, इसके डोमेन नेम सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, जिस कारण से डोमेन नेम सिस्टम एक बार फिर से चर्चा में है। आपसे पूछा जा रहा है, डोमेन नेम सिस्टम समस्या वह समस्या है जिसमें कंप्यूटर किसी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वह मानव पठनीय डोमेन नेम को उसके संगत संख्यात्मक आईपी एड्रेस में अनुवाद करने में विफल रहता है। देखिए, इन सब चीज़ों को समझना है ना? ये सभी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, खुद से रियलाइज़ करेंगे, खुद से एनालाइज़ करेंगे, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और
सेकेंड स्टेटमेंट है ये तब होता है जब कंप्यूटर के हार्डवेयर में खराबी आ जाती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो ऑनलाइन वेब सर्विस है उसका ये जिस तरीके से मानव शरीर में माइंड होता है उसी तरीके से ऑनलाइन जो सर्विस प्रदान किया जाता है उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम काम करता है। और अगर डोमेन नेम सिस्टम में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कंप्यूटर किसी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, माइंड ही खराब हो गया तो ये कनेक्ट कहाँ करेगा किसी वेबसाइट से। और आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करने में भी विफल हो जाता है अगर डोमेन नेम सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा है कि ये तब होता है जब कंप्यूटर के हार्डवेयर में खराबी आ जाती है। डोमेन नेम सिस्टम का हार्डवेयर से क्या लेना देना है? जब वो वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तब तो ये सॉफ्टवेयर का दिक्कत होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू जो है सॉरी स्टेटमेंट नंबर टू जो है ये आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, तो जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम होता है उसके कारण इसमें खराबी आता है, हार्डवेयर का लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारे सामने, भारत और मंगोलिया के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो उसका नाम बताना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही इजी है और यहाँ से आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उस युद्धाभ्यास का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है मंगोलिया के साथ उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो शामिल नहीं हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है बोगद खान पैलेस का नवीनीकरण, सेकंड ऑप्शन है मंगोलियाई नागरिकों को मुफ्त ई वीजा और थर्ड है मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नया क्षमता निर्माण कार्यक्रम, चौथा है भारत मंगोलिया मुक्त व्यापार समझौते की स्थापना और पांचवा है इसरो मंगोलिया के बीच संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन का शुभारंभ। तो अब बताना है कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल नहीं हैं। आपके सामने या शामिल हैं, जो पूछा जा रहा है कि शामिल हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 3, 4 और 5 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि सभी। अब बताना है कि इसमें से कौन सा हस्ताक्षर किया गया है, किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए पहला तो है बोगद खान पैलेस का नवीनीकरण। बोगद खान पैलेस क्या है? बोगद खान पैलेस मंगोलिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे, और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी परियोजना है जिसे भारत सरकार के द्वारा सहायता दिया जा रहा है। दूसरा है मंगोलिया के नागरिकों को मुफ्त ई वीजा उपलब्ध कराने पर भी समझौता किया गया है। और तीसरा है मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नया क्षमता निर्माण कार्यक्रम को विकसित करने पर भी समझौता किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। तो ये तीनों पर ही समझौता हुआ है। इसरो और ये आपका संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन जो है ये जापान के साथ है ना, जिसको भी लूनर नाम दिया गया है, ये आपका जाक्सा के साथ है जो कि जापान का है। ठीक है, मुक्त व्यापार पर कोई समझौता अभी फिलहाल नहीं किया गया है। तो आपसे यहाँ से सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोगद खान पैलेस का संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखेंगे इसका संबंध मंगोलिया से है। और आपसे जो पूछा जा रहा है कि मंगोलिया के साथ कौन सा युद्धाभ्यास भारत के द्वारा किया जाता है, तो उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना? आपको बताना है किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है डुरंड रेखा। आपके सामने ऑप्शन से हैं भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान पाकिस्तान और ऑप्शन डी चीन और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी पाकिस्तान जो है ये अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान के एक वहाँ के युवा क्रिकेटर थे, उनका भी निधन हो गया, यानी कि वो मारे गए उस हमले में। और इस कारण से अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है ना?
तो कुछ समय पहले अफगानिस्तान में भूकंप भी आया था और अफगानिस्तान जो है ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश भी है। तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाए। ये सवाल ना पूछे पर कुछ तो पूछा ही जा सकता है। ये एक बहुत बेसिक सवाल है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब डुरंड रेखा को अफगानिस्तान जो है ये मान्यता प्रदान नहीं करता है एक सीमा के तौर पर, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अदन की खाड़ी की सीमा से लगा हुआ है? अब आपको बताना है अदन की खाड़ी के संदर्भ में इसका आंसर। अदन की खाड़ी कहां पर है? अदन की खाड़ी जो है ये बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से, किससे? बाब अल मंडेब जो है, अगर आप मैप देखेंगे तो वहां आपको सब दिखेगा। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के द्वारा ये किससे जोड़ती है? अरब सागर और लाल सागर को। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि अदन की खाड़ी किसे जोड़ती है? तो अरब सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है अदन की खाड़ी। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है उसकी सीमा अदन की खाड़ी से लगती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं यमन, सोमालिया, मिस्र और जिबूती। अब आपको विकल्प दिया गया है केवल 1 और 2, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है अदन की खाड़ी के संदर्भ में सही है। यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा, अदन की खाड़ी से कौन सा देश लगा हुआ है या सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। ठीक है, देखिए अदन की खाड़ी से लगे हुए देश में यमन है, सोमालिया है और जिबूती है। इसके साथ साथ इरिट्रिया भी एक लगता है, मिस्र जो है ये नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यमन, सोमालिया, जिबूती और इसके साथ साथ इरिट्रिया याद रखेंगे। इसे देखिए रिवाइज करते रहेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आईआर का भी एक पार्ट हो जाता है ये सब। तो ध्यान रखेंगे अदन की खाड़ी जो कि अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसमें बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी जो है ये अरब सागर को लाल सागर से जोड़ रही है। अब अदन की खाड़ी के पास स्थित देश कौन कौन से हैं? तो अदन की खाड़ी के पास स्थित देश हैं यमन, इरिट्रिया, जिबूती और एक कौन सा देश है? सोमालिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ से कोई ट्रिक ऐसा बन सकता है क्या जिससे कि हम इसे याद रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए ये अदन की खाड़ी में है यमन, इरिट्रिया, जिबूती और ये सोमालिया। ठीक है, तो इस तरीके से पहला लेटर लिख के कुछ भी ट्रिक अगर आप बना सकते हैं अदन की खाड़ी से संबंधित तो उसे बना लीजिए। अगर वैसा कुछ आइडिया आता है तो मैं उसे जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा संयंत्र ओरेनबर्ग गैस प्रसंस्करण संयंत्र हाल ही में चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रूस। यूक्रेन ने एक अटैक किया और अटैक किया रूस पे, और रूस में ये ओरेनबर्ग गैस प्रसंस्करण संयंत्र है, इसके आसपास ही अटैक किया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो ओरेनबर्ग गैस प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ हो जाएगा? रूस में है। और जो मंगोलिया से पूछा गया था तेल रिफाइनरी का नाम, वो भी आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस तरीके का सवाल बनाया जा सकता है आपसे एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन। विसैन्यीकृत क्षेत्र। ठीक है, विसैन्यीकृत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बफर जोन के रूप में कार्य करता है। यह किसके बीच स्थित है? डीएमजेड एक विसैन्यीकृत क्षेत्र है। देखिए इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने पिछला बीपीएससी दिया होगा तो आपको याद होगा कि वहां पर एक ग्राउंड जीरो करके पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इस तरीके का सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आपको इस तरीके के प्रश्न के लिए रेडी रहना होगा। तो विसैन्यीकृत क्षेत्र जो है एक बफर जोन के रूप में काम करता है और ये किस देश के बीच में स्थित है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन हैं भारत और पाकिस्तान, यूएसए और मैक्सिको, ऑप्शन सी है चीन और रूस और ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, डीएमजेड विसैन्यीकृत क्षेत्र जिसे कहते हैं, ये एक बफर जोन के रूप में काम करता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है उत्तर कोरिया पर कि उसकी सेना इस बफर जोन को पार करके दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। इन सभी प्रश्नों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि यूपीएससी 2026 के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता ही है हर बार यूपीएससी के लिए, और यहाँ जो प्रश्न दिया जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसे रिवाइज करते रहेंगे तो उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।